चलो साहब, स्वागत करते हैं वापस एक और नए टॉपिक में जिसका नाम है सर फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसलिए ध्यान रखना है किस स्टडीज हमेशा कंफ्यूजिंग ही होंगी। चलो साहब पढ़ लेते हैं एक बार अगेन बेटा, वो रेड ग्रीन पर ध्यान दो, काम हो जाएगा। क्या बोला सर? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में से फाइनेंशियल को हटा दूं और केवल प्लानिंग की बात करूं, तो प्लानिंग आपको याद है क्या बात करता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। करेक्ट सर, क्या करना है और तो अगर ये क्या करना है और कैसे करना है मैं ये पैसे के टर्म में सोचूं तो वो क्या कहलाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगेन सर, प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक होती है, चाहे वो नॉर्मल प्लानिंग हो चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किसकी बात करती है सर? फ्यूचर ऑपरेशंस की, लेकिन वो किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसको बोला उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग। सर फाइनेंशियल प्लानिंग के बेटा दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। सर बच्चा ऐसा समझ रहा है, या अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट क्या सब्स्टिट्यूट है? सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो और प्लानिंग ना हो तो क्या चलेगा, या सर प्लानिंग हो और मैनेजमेंट ना हो चलेगा? आंसर इज नो। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर नॉट सब्स्टिट्यूट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चाहिए। और अगर कोई बच्चा यहां पर बैठा है और जो समझदार है, मैंने आपको हमेशा बोला इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई वेपन है, हथियार, वो है कॉमन सेंस। एंड कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। अब बच्चे को पता नहीं चलता कि सर हाउ टू चेक कि मेरे अंदर कॉमन सेंस है, या ये चेक कैसे करें सर? क्योंकि बेटा इनबिल्ट नहीं आता है। आप हमेशा समझें, बाय बर्थ कभी कॉमन सेंस नहीं मिलता है। कॉमन सेंस ऑलवेज डेवलप किया जाता है डे बाय डे। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हो तो कॉमन सेंस बढ़ता है। तो अगर किसी को चेक करना हो कि मेरे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है, तो एक बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग करता है। वो क्या है? कोई है जो बता सके? एक छोटा सा डिफरेंस है प्लानिंग और मैनेजमेंट में, और इतना असली है कि जब मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे ऐसा, ये तो मैं ही बता देता। सर ओके, ऐसा कुछ आया, ये तो फिर भी थोड़ा टेक्निकल हो गया, अपन तो और इजी पे चल रहे हैं। बस यही डिफरेंस है सर। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सोच कर देखो, आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, जो अभी आया ही नहीं है, तभी तो उसको प्लानिंग बोल रहा हूं। अरे हाँ, आप सब क्लास 12th में हो, लेकिन आप बात करते हो 5 साल बाद की, कि पता है सर मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी, पता नहीं कितना बड़ा बनूंगा। यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। लेकिन एक समय जब ऐसा आएगा जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो फिर आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, वो क्या प्लानिंग कहलाएगी? वो मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही? इसीलिए सर फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है राजा। हाँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूं शादी करने की, फिर कर लूंगा, फिर मैनेज करना पड़ेगा। अब इसके अलावा तो और क्या एग्जांपल दूं? हाँ, मैनेजमेंट मेरे को ही करना पड़ेगा, वो थोड़ी करेगी, अपन को ही तो करना पड़ता है, हैं? अरे हाँ। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या है, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हो। वो 3 इडियट वाला सीन, कहना क्या चाहते हो? खैर, चलो आ जाओ सर। सो फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। सर फाइनेंशियल प्लानिंग दो ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करती है, या फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर। सर जब जब जितना जितना पैसे की जरूरत पड़े, तब तब उतना उतना पैसा अवेलेबल होना, ये कौन इंश्योर करता है? अरे हाँ या ना? पक्का? क्या लिखा, वापस पढ़ें। टू इंश्योर, इंश्योर करना क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि फंड अवेलेबल रहे कब? वेन एवर दीज आर।
सर जब जब पैसे की जरूरत हो तब तब पैसा अवेलेबल रहे, इस बात को इंश्योर करना किसका काम है? फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है। एंड सेकंड, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज, सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग ये ध्यान रखे कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसोर्सेज को या फाइनेंस को अननेसेसरी रेज, मतलब सर अगर आप प्लानिंग ना करो और आपने सोचा समझा कुछ नहीं, बैंक से फोन आया कि भैया भैया आपको लोन मिल रहा है, तुमने बोला हाँ दे दो, पर लोन आ भी गया, अब सोच रहे हो इसको लगाऊं कहां? आप सोच कर देखो सर, जैसे ही आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट लगना, कॉस्ट लगना, तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी देखेगी कि आप अननेसेसरी, जरूरत नहीं है तो फिर फाइनेंस को रेज ना करें। तो कितने माले के ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, दूसरा 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 टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज। बोलो चलेगा क्या? पक्का? बेटा नीचे देखो, अगर आप कुछ तो लिखा है, इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, और कितनी बेहतरीन बात लिखी कि अगर कभी कभी ऐसा हो कि बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो क्या करेगी फाइनेंशियल प्लानिंग? गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज सो दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल एंड डोंट अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट। मतलब उन्होंने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्टिव तो हैं ही, दो पर्पस तो हैं ही। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है तो आपके सरप्लस मनी को भी वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देगी जहां से कुछ ना कुछ वो कमा कर ही लाए। अरे हां या ना? पक्का? पक्का? और फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड बेटा बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो प्लानिंग में तो शॉर्ट टर्म भी आएगा और लॉन्ग टर्म भी आएगा। बोलो चलेगा सर? मूविंग अहेड सर, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सर व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या जरूरत है? तो वो कौन बताएगा उसके इंपॉर्टेंस? जल्दी से बेटा पॉइंट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। बेटा बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि सर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ये बता देगी कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, फोरकास्ट कर लेंगे हम, और उसके हिसाब से हम हमारी व्यवस्था अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है? इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर अपन प्लानिंग करके बैठे हों और अगर कल को कुछ सडन आ जाए तो अपन तो ऑलरेडी प्लान थे, हमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज और शॉक, हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हमें पहले से पता था। अरे समझने वाली बात समझ रहे हो क्या? हाँ, एक बढ़िया दो लाइनें किसी ने कही और जो समझेंगे कम लोग, बट ठीक है यहाँ पर आई हैं तो मैं समझा देता हूँ कि वो दो लाइनें कुछ ऐसी थी कि क्या कहा तुमने जाना चाहते हो, क्या कहा तुमने जाना चाहते हो, इसका मतलब जा चुके हो तुम। तो मालिक जब उसको पहले पता था कि जाने वाली है और कल को वो आके बोले कि अच्छा चलते हैं या दुआओं में याद रखना, तो क्या उसको शौक लगेगा? सरप्राइज नहीं, क्योंकि प्लानिंग में था कि तुम जाओ, मैं बस नंबर डायल पे ही डाला हूं। हाँ या ना? प्लानिंग का बेनिफिट है सर कि आपके बिजनेस में सरप्राइज और शौक जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। तीसरा क्या लिखा मालिक? इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, सेल्स, प्रोडक्शन। अच्छा, जितनी जगह भी फाइनेंस इन्वॉल्व है उन सारी एक्टिविटीज में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा अगर आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी तो। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ, ये सारे प्लानिंग से उठा उठा के उन्होंने कहां जोड़ दिए? बस फाइनेंस में जोड़ दिए हैं। अच्छी प्लानिंग बेटा वेस्टेज को रिड्यूस करती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को रिड्यूस करती है, तो वही तो किसके साथ होगा? फाइनेंस के साथ भी होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट ट्राइज टू लिंक, तो प्लानिंग का काम ही यही है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसी बात बता रहे जैसे हमको पता ही नहीं, बताओ यार हैं? इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट, ओहो हो कितनी बढ़िया बात लिखी सर। ये लिंक प्रोवाइड करती किसके बीच में? क्योंकि फाइनेंसिंग का क्या काम है? पैसा कहां से? इन्वेस्टमेंट, पैसा कहां? उसके बीच में कौन बैठ रहा है? मैंने प्लानिंग करा पैसा यहां से लाएं, और फिर उसी के साथ तो प्लान किया था कि अगर आएगा ना तो पैसा यहां, कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो मालिक यहां तक क्या बात समझ में आती है? इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग।
बोलो साहब, क्या समझ में आती बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा राजा? कैपिटल। और देखो, मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की थी कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली याद रख सकते हो अगर आप उस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ी सी भावनाएं, फीलिंग्स जोड़ दो। कैपिटल समझते हो क्या क्या होता है? कैपिटल समझते हो ना सर? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है सर? कि वो जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो आया कहां से था? सर दो ही जगह से तो आ सकता है सर। या तो बिजनेस के मालिकों ने लगाया हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर्ड फंड, और सर या तो हो सकता है हमने कहीं से उधार लिया हो। तो आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसको बोलते हैं तो कॉल्ड कैपिटल, ये पैसा आया कहां कहां से था, उसी के एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? देखो बात खत्म हो गई। पढ़ लेते हैं एक बार। सर कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड। कितना आसान शब्दों में लिखा है बेटा, कितना कितना इजी लिखा है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सर मिक्स, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर एंड बोरोड। सर ऑनर्ड और बोरोड का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी किसी कंपनी का देखो तो हो सकता है किसी में बोरोड ज्यादा हो तो किसी के में, उसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। दी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बेटा उन्होंने देखो नीचे बताया कि सोर्सेज दो ही होते हैं, ऑनर्ड फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्ड फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जबकि बोरोड में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लोन्स एंड डिवेंचर्स हैं, सारे बोरोड फंड के ऑप्शंस होते हैं या आंसर्स होते हैं। बोलो चलेगा यहां तक? चलो सर, बहुत बढ़िया बात जो लिखी है, जो बहुत काम की है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यही आपको समझ में आना चाहिए बेटा। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होती है बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ऐसा क्यों? किसी को समझ में आती है बात? क्योंकि रिवीजन क्लास है तो बेटा आप पूछने का अधिकार मुझे बिल्कुल है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है बेटा, टैक्स डिडक्टेबिलिटी या टैक्स शील्ड, दोनों ही बोल सकते हो। आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, टैक्स में डिडक्टेबिलिटी मिलती है, किस खर्चे के ऊपर? फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसको और क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अगर आपने लोन लिया है बेटा तो लोन पर आप क्या पे करोगे? और इंटरेस्ट आपका खर्चा है, उस खर्चे को आप पीएनएल पर डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। उसको जैसे ही आपने पीएनएल में डाला, उस उतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो टैक्स क्या देना पड़ेगा? हुआ ना फायदा? और अगर इसी जगह आपने लोन ना लेकर ऑनर्ड फंड से पैसा लाए होते, से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर से पैसा लाए होते, तो इक्विटी शेयर होल्डर को आप इंटरेस्ट तो देते नहीं हो, उनको क्या देते हो? डिविडेंड। उनको प्रॉफिट नहीं, उनको प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हो, जिसको क्या बोलते हो? डिविडेंड। क्या डिविडेंड खर्चा होता है? क्या वो आप पीएनएल में लिखते हो? तो क्या उससे प्रॉफिट कम होगा? क्या उससे टैक्स कम होगा? तो फिर सर अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ज्यादा सस्ता कौन पड़ा? डेट, ड्यू टू टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो और उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस वजह से अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम पड़ेगी कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और उसके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं बेटा, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? अब एक्स और वाई लिमिटेड के अगर आप एग्जांपल्स को देखोगे तो बेटा वहां पर उसमें उन्होंने आपको ना ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाया है बेटा। दिख रहा है क्या? ईपीएस का मतलब होता है बेटा अर्निंग पर शेयर। और अगर आप एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखोगे तो उन्होंने देखा कि फंड कितना चाहिए? 30 लाख रुपी। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। टैक्स रेट कितना है? और ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उन्होंने 3 सिचुएशन में आपको इसका कैलकुलेशन करके बताया। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? जब आपने पूरा का पूरा 30 लाख रुपए कहां से लेकर आए हो? ऑनर्ड से। सिचुएशन नंबर 2 क्या है? जब आपने 10 लाख रुपए किए हैं बोरो और 20 किए हैं। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? जब आपने 20 लाख रुपीस कहां से लेकर आए हो? बोरोड से। और 10 लाख रुपीस कहां से लेकर आए? और अगर तीनों का आप नीचे ईपीएस चेक करेंगे तो इन सिचुएशन नंबर 1 ईपीएस इज 0.93, सिचुएशन नंबर 2
EPS as 1.05 एंड सिचुएशन नंबर 3 EPS at 1.40। और कहीं ना कहीं ये तीनों सिचुएशन आपको ये दिखा रही हैं कि जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोइंग बढ़ रही है EPS बढ़ रहा है। अरे हाँ कि ना, कि मुझे ही दिख रहा है? मुझे बचपन में ही दिख गया था बेटा, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, वो तुम्हें दिखना चाहिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बेटा। आइए साहब, तीनों सिचुएशन उन्होंने ये बताया कि सर बोरोइंग सस्ती होने की वजह से, बोरोइंग में टैक्स का बेनिफिट मिलने की वजह से ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से तुमने एक चीज ये सीखी कि अच्छा सर, मतलब बोरोइंग ज्यादा मतलब ज्यादा ईपीएस, मतलब हमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा बोरोइंग रखनी, यहां से तुमने ये सीखा। अब चेक करो बेटा कंपनी वाई लिमिटेड, कंपनी वाई लिमिटेड को चेक करो बेटा, और कंपनी वाई लिमिटेड आपको फिर कुछ तो सिखाएगी। और अगेन बेटा ये समझदारों के लिए है, इसलिए जो जिनको लगता हो कि मैं समझदार नहीं हूं तो दूर रहें बेटा। अगर एज ए स्टूडेंट आप में एनालिटिकल स्किल नहीं है बेटा, तो बहुत जरूरी है कि आप एनालिटिकल स्किल अपने अंदर लाएं, एनालिसिस करना सीखें। मुझे बताओ वाई लिमिटेड में भी सेम कैलकुलेशन करिए, सेम, कुछ भी नहीं बदल रहा है बेटा। लेकिन वाई लिमिटेड में देखो पहली सिचुएशन में ईपीएस कितना है, 0.47, फिर और फिर, तो ये तो उल्टा हो गया भाई। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट सही था कि ये वाला कॉन्सेप्ट सही है? दोनों ही गलत हैं, या तो दोनों ही सही हैं। तो मैंने बुक में डाले मतलब दोनों ही सही हैं। तो फिर ऐसा क्या दिक्कत आ गई बेटा कि बोरोइंग बढ़ने से हमने ऊपर तो ये देखा कि ईपीएस बढ़ता है, यहां तो ईपीएस बढ़ने की जगह, तो ऐसा कहां, क्या दिक्कत आ रही? इंटरेस्ट बेटा चेंज ही नहीं हो रहा, सब कुछ सेम, इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा। और कुछ चेंज हो रहा है क्या? केवल एक ही चीज चेंज हो रही है, EBIT, अर्निंग बिफोर। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, फाइनेंसिंग डिसीजन को चेक करोगे, तो हमने ये बोला था कि आप बोरो तब करो जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन, जब आपकी अर्निंग्स अच्छी हो भाई। अगर आपकी अर्निंग अच्छी ना हो, अगर आपके कैश फ्लो पोजीशन अच्छे ना हो, और तुम लोन लेने पहुंच गए, तो चुकाओगे कैसे भाई साहब? उसका इंटरेस्ट कहां से दोगे? तो इंटरेस्ट तो आपके सर पे आ गया। वाई लिमिटेड में यही हो रहा है, उनकी अर्निंग बेटा उतनी बढ़िया है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट को कवर कर पाए, इसलिए उनको बोरोइंग का फायदा नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है। तो हमेशा आपने दो चीजें यहां से सीखी कि सर बोरोइंग चीप सोर्स होता है और उससे फायदा भी होता है, लेकिन तब होता है जब आपकी अर्निंग्स अच्छी हो, कम से कम इतनी बढ़िया हो कि इंटरेस्ट को बहुत आसानी से कवर कर पाए। बोलो भाई हाँ या ना, पक्का? लास्ट बेटा आज के लिए अपन ये फैक्टर्स और पढ़ लेते हैं कि सर जब कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला क्या लिखा सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसकी बात करता है? ओ सॉरी, उसके पहले एक और है बेटा, उसके पहले कैश फ्लो पोजीशन। कि सर अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा किसको रखोगे? बोरोइंग को। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर ज्यादा किसको रखोगे? ऑनर्ड को। दूसरा क्या लिखा सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी अर्निंग कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना बढ़िया, उतना बढ़िया। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया और रेशियो आया 10:1। क्या आया? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा है कि आप इंटरेस्ट को एक बार नहीं 10 बार कवर कर सकते हो, 10 बार पे कर सकते हो। बढ़िया बात है, फिर तो कोई टेंशन। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक टेंशन है कि वो केवल इंटरेस्ट को ही कवर करने की बात करता है, बाकी डेट को कौन कवर करेगा? तो नया बनाया गया जिसका नाम हुआ डेट सर्विस कवरेज। समझ में आती क्या बात? लिखा है ना डेट सर्विस कवरेज, ये सबको कवर करके बताएगा कि ना केवल इंटरेस्ट, बाकी डेट को भी। और ये भी सर जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अगला क्या लिखा है बेटा? रिटर्न ऑन, ये भी देखना है। अगला क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ डेट देखना है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरो कर लो, और अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा ऑनर कर लो। टैक्स रेट, अगर अच्छा कॉमन सेंस, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डेट ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा डेट लोगे टैक्स का बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा। बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगेन जैसा अपन कॉस्ट ऑफ डेट देख रहे थे वैसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो फिर अपन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर को ज्यादा रखेंगे और बोरो को कम कर लेंगे। सर फ्लोटेशन कॉस्ट,
जिसकी कम होगी उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रख लेंगे। रिस्क कंसिडरेशन, अगेन बेटा जो कम रिस्की होगा उसको हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा जगह देंगे, और जहां लगेगा कि फाइनेंशियल रिस्क जहां बहुत ज्यादा है तो फिर उससे हम थोड़ा सा दूरी बनाकर चलेंगे। हाँ या ना? पक्का? बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो साहब। चलेगा। और यहां पर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा बेटा, एक तो रिस्क होती है बिजनेस रिस्क, लेकिन यहां हम बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे, हम यहां फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल रिस्क का उन्होंने मतलब समझाया, कुछ तो समझाया। देखो लिखा पहली लाइन, फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू पोजीशन व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स। सर मैं बोलूं मैं फाइनेंशियल रिस्क में हूं, इसका मतलब मेरा ये कहने का है कि मेरे यार जो फिक्स्ड खर्चे हैं ना वो मैं रीपे करने की पोजीशन में, उसी को तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? अरे सर दुनिया में रिस्क किसी भी प्रकार की हो हमेशा कम ही होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? चलो मालिक, अगला लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी, देन लिखा है बेटा कंट्रोल। कंट्रोल मतलब वही डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप की बात है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, एंड लास्ट लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, आपके इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बेस बनाकर भी आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। बोलो साहब, क्या यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बिल्कुल पड़ेगा बेटा। अगर स्टॉक मार्केट बियरिश है कि बुलिश है, ये देखना है। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन बहुत बढ़िया है तो ऑनर्ड फंड ले लो, और लग रहा है कि वहां तो कोई है ही नहीं अभी इंटरेस्टेड, तो फिर आपको बोरोड ही ऑप्शन बचता है। चलेगा? चलें सर, सो आज यहाँ रोकते हैं और अगली क्लास में हम करेंगे बेटा फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।